कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। दिल्ली का एक ऐसा वारदात को अंजाम दिया करते। हालांकि पूर्वी दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ की टीम ने सवारी के साथ लूटपाट करने वाले धोखेबाज गैंग के 3 बदमाशों को धर दबोचा है। बरामद किए हैं। के बाकी सदस्य मुसाफिर के बैग से कीमती सामान निकालकर उसमें ईंट रख देता और आगे चलकर गाड़ी खराब होने का झांसा देकर फरार हो जाता। इस 11 को कंप्लेनेंट पंजाब से आया था अपनी धर्मपत्नी के साथ और इसने दक्षिणपुरी जाना था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो रोड पे ऑटो खड़े रहते हैं उसमें से एक व्यक्ति ने इसको अप्रोच किया, भाई मैं ले जाने को तैयार हूँ, आ जाइए मैं ले चलूँगा। जब ये ऑटो में जाके बैठे तो उसमें ऑलरेडी 2-3 सवारियाँ पहले से थी और इन दोनों में से एडजस्ट किया गया। इनका बैग ऑटो की सीट के पीछे रख लिया, इनकी धर्मपत्नी को पीछे बैठा दिया, कंप्लेनेंट को आगे बैठा दिया। इस तरह बैठा के ये वहां से चल दिए। थोड़ा सा घुमाने के बाद ये ऑटो को घुमा करके शकरपुर के एरिया लक्ष्मी नगर में ले आए। इस दौरान इन्होंने बीच में एक जगह ऑटो रोका पेशाब करने के बहाने और पड़ोस जमीन से पड़ी हुई ईंट को उठा करके इसके बैग में रख दिया और इनके पैसों को उन्होंने पहले ही निकाल लिया था। जब ये पैसों का पूरा ट्रांजैक्शन उन्होंने कर लिया तो इन कंप्लेनेंट से पीछा छुड़ाने के लिए 2-3 बार उसको मिस कराया ऑटो को और फिर कहने लगे ऑटो खराब हो गया, भाई हम तो आगे अब नहीं जा सकते शकरपुर दक्षिणपुरी और आप अपना उतर लीजिए। जैसे ही उतर गया अपना बैग लेकर के, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर ऑटो को हिला डुलाया और स्टार्ट करके वो अपने चले गए। यह इंसिडेंट इन्होंने शकरपुर थाने में रिपोर्ट किया था। हमने इसका केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया।
हमें चूंकि इसमें अमाउंट 23 लाख रुपए का था, भारी भरकम चोरी थी, तो मैंने उसको केस को STF के लिए ट्रांसफर कर दिया और त्यागी जी की टीम को स्पेशली इस केस के ऊपर लगाया गया। इन्होंने अपनी विजिलेंस और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इन 3 एक्यूज को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम है समीम अहमद, दूसरे का नवाब और तीसरे का साहिल। पैसे लेके आया था मकान का, मैंने एक सौदा किया था। अच्छा। उसमें पुरानी दिल्ली उतरा तो मैंने एक ऑटो में बैठ गया जी। ऑटो में बैठने से उन्होंने मेरी अटैची साफ कर दी। मुझे ज्ञान नहीं था ऑटो में बैठने का और मुझे गलत रास्ते ले गई वो, और आधा 35-40 मिनट में मुझे सकरपुर की तरफ लक्ष्मी तरफ उतार दिया जी। जाना था मुझे दक्षिणपुरी जी। फिर कंप्लेंट किए? कंप्लेंट की जी मैंने, 100 नंबर पर कॉल की। मेरी मिसेज को चक्कर आ गई, गिर गई, बेटी को बुलाया। अच्छा, कोई बात नहीं चाचा। अच्छा, ये कैसे किया था ये लोग, मतलब बातों में फंसा रखा था क्या? हाँ जी। कहाँ जाओगे आप? बैठ जाओ आप, 50 दे देना, 60 दे देना। 2 सवारी पहले से बैठी जी, तीसरा एक रास्ते में और बैठ गया जी। उसने फिर पानी के बहाने 2 ईंट लेकर आया जी। पानी तो लाया नहीं, ईंट ले आके अपने साइड में रख के, वो जो आदमी उसके साइड में था जी वो पीछे चला गया। भाई इतनी देर में जमुना के जो पुल आता है जी, वहीं से इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और सकरपुर मोड़ पर, लक्ष्मीनगर मोड़ पर मुझे उतार के जब मैं देखा मेरी अटैची खाली है तो उसमें एक ईंट निकली। इन लुटेरों ने कुछ दिन पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पंजाब से आए एक परिवार के बैग से इसी तरह 24 लाख रुपए निकालकर उसमें ईंट भरकर उन्हें पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर ऑटो खराब होने का झांसा देकर उतारकर वहां से फरार हो गए। जांच के बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर इनके पास से लूटा गया 14,01,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। कब से मतलब ऑपरेट कर रहे थे? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इसी पिछले महीने का ही है। इसमें हमने 3 को पकड़ लिया है और 14 लाख रुपए के करीब रिकवर हो गए हैं और बाकी के लिए हम प्रयासरत हैं। सर, कंप्लेनेंट ने कहां से ऑटो पकड़ा था और कहां के लिए पकड़ा था? कंप्लेनेंट ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा था और इसको दक्षिणपुरी जाने के लिए जाना था, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट पंजाब से है तो उसको रास्ते का इतना ज्ञान नहीं था कि दक्षिणपुरी जा रहा है या इधर लक्ष्मीनगर की तरफ ले जा रहे हैं। इसमें 23 लाख के करीब कंप्लेनेंट के पैसे थे, जिसमें से 14 लाख रुपए हमने अब तक रिकवर कर लिए हैं। वो बैग जो कंप्लेनेंट का था जिसमें पैसे रखे थे वो भी इनसे रिकवर हो गया है। वो ऑटो भी हमने पकड़ लिया है। प्रोफाइल में इसमें बता रहा हूँ, ये तीनों हैं, इन पर प्रीवियस केसेज भी हैं और ये इन्हीं कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कुछ बातें और खुलेंगी और जब पेन के पैसे आ जाते हैं तो ये फिर उसको बेतरतीब से उड़ाने में भी लग जाते हैं। इनके परिवार है ये पूरा। इस गैंग में तो यही है, अभी तक का जो खुलासा हुआ है उनमें तीनों का ही जिक्र आया है और इनकी एक धर्मपत्नी है, एक बड़े भाई की, उसकी का भी इनका नाम बता रहे हैं ये कि वो भी साथ चलते थे। तो सारे गैंग के मेंबर थे ना? हाँ, नेचुरली एक परिवार, पूरा परिवार इन्वॉल्व। इसमें कोई महिला भी है? हाँ, उसकी धर्मपत्नी बता रहे हैं, जो बड़ा भाई है उसकी धर्मपत्नी। नहीं, वेपन नहीं रखते ये, उस तरह से चीट नहीं करते जबरदस्ती वाला। ये तो ना रेजिस्टेंस होने नहीं देते ये, मतलब आदमी की सवारी जो होती है, बेसिक सवारी होती है, उसको सस्ते किराए के लोभ में बैठा लेते हैं और उसके बाद उसको इतना दोनों तरफ से पुश कर देते हैं कि वो अपना शरीर बचाता रहता है, उसका ध्यान उस बैग से हट जाता है और बैग में से फिर ये सामान पार कर लेते हैं और जैसे ही पार हो जाता है उसके बाद फिर या तो ये कोई बहाना लगा करके बीच में उतर। इनको कैसे मालूम हुआ कि आरोपी चोर हो गई से पैसे? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है।
कि इनको कैसे मालूम हुआ कि इनके पास पैसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो इस तरह की वारदात करते हैं वो सवारी के हाव भाव, उनके बैग और उस हिसाब से उन्होंने आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको आइडेंटिफाई उन्होंने इसी बेसिस पे किया हमारे कंप्लेनेंट को, और ये उसके ट्रैप में बैठ गया। और उनके इन्होंने, इनकी लड़की रहती है साउथ दिल्ली में, दक्षिणपुरी के पास कहीं, तो इन्होंने कोई प्लॉट लिया था, उसका पेमेंट करने के लिए लाए थे। सर इनको पता कब चला कि इनके पैसे ये बेवकूफ बन चुके हैं? ये उतर के जब नीचे बैठ गए, उसके बाद बैग को हिला डुला के देखा और इन्होंने अपना हाथ मारा, तो उसमें अंदर तो ईंट निकली, तो उनका वही हो गया हमारे साथ। ये तो हमारे साथ चीटिंग करके और चोरी करके। पुलिस के मुताबिक इन तीनों भाइयों के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए छानबीन की जा रही है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को सच कर दिखाया है एक 17 साल के विकलांग बच्चे ने। जी हाँ, 7 साल पहले ये बच्चा 10 साल की उम्र में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिसके बाद इसके काफी इलाज के बाद बच्चा तो बच गया, लेकिन इस हादसे में उसे अपने दोनों हाथ और एक पांव गंवाना पड़ा। अब सिर्फ उसके पास बचा है एक पांव। 7 साल पहले शुभम कुमार नाम का एक बच्चा आम बच्चों की तरह था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को सबसे अलग तरीके से जीने को मजबूर कर दिया। शुभम ने हौसला बनाए रखा और जज्बे से अपनी जिंदगी को संवारने का निश्चय कर लिया, और आज वो एक पांव के सहारे एक आम इंसान की तरह अपनी पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर और मोबाइल चलाना, अपना खाना पीना खुद अपने वही एक पांव से करता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। शुभम, जब ये घटना हुई थी कितने साल के थे तुम? तभी मैं 10 इयर्स का था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। क्या खेल रहे थे तुम? हाँ, छत पे बॉल खेल रहा था, तो छत के ऊपर से हाई टेंशन की वायर जा रही थी, उसी में लोग हाथ से इतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तुम पैर से लिख रहे हो, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है तुम्हारा। कैसे सीखे तुम ये लिखना? ये धीरे धीरे जब ऐसा हो गया तो मम्मी ने घर पे ही बोला कि वो पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी होगी,
तो फिर ऐसे पैर से ट्राई करो, तो ट्राई करते करते हो गया। अच्छा, तुम कहाँ कहाँ गए हो अभी तक? इंडोनेशिया वगैरह क्या क्या सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? BIT कंपटीशन हुआ था अक्टूबर 25 को इंडोनेशिया में, उसमें मैं गोल्ड मेडल आया। और ऐसे बहुत से कंपटीशन में जा चुका हूँ मैं स्कूल से, और प्राइज जीत के भी लाया हूँ। क्या बनना चाहते हो तुम? मैं ITI में आगे जाके पढ़ना चाहता हूँ। IT फील्ड में? तुम क्या बनना चाहते हो? मैं आगे जाके IT के फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा उतने अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं, तुम्हारे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर ये सब तुम्हें लगता है पॉसिबल है कैसे? हाँ, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ हेल्प हमें नहीं मिली है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या कोई मेरी हेल्प करे, मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ और अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। तुम स्मार्ट बहुत लगते हो, क्या राज है? क्या बात है, काफी स्मार्ट लगते हो। मम्मी ज्यादा सेवा करती है या खुद से बाल में कॉम वगैरह करते हो? खुद से ही करता हूँ। हेयर स्टाइल तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुम खेलते भी हो? हाँ, टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस, कंप्यूटर में वीडियो गेम, चेस अच्छा खेल लेता हूँ। चेस खेलते हो? क्या उम्मीद रखते हो सरकार से? तुमको क्या उम्मीद चाहिए, क्या मतलब मदद चाहिए तुम्हें? कि फिनेंशियल हमारी हेल्प करे कुछ मेरी एजुकेशन में। तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दरअसल न्यू कोंडली मयूर विहार फेज 3 में शुभम नाम का लड़का अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहता है। गौरतलब है कि जब वो 4th क्लास में पढ़ता था तो एक दिन वो अपने रिश्तेदार के घर के छत पर गेंद खेलते हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे फौरन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और उसके बाद में सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां शुभम करीब 3 महीने तक ICU में रहा। आपको बताते चले कि पिता नोएडा के सेक्टर 58 में जूते की कंपनी में काम करते हैं। बच्चे के पिता कलानंद सिंह ने बताया कि सफदरजंग में उसका कई बार ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन शरीर में संक्रमण फैलने के कारण डॉक्टरों को उसके दोनों हाथों के साथ साथ दाहिना पैर भी काटना पड़ा। करीब 1 साल तक शुभम का निरंतर इलाज चलता रहा। जान तो बच गई, लेकिन एक पैर के सहारे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि वो स्कूल भी नहीं जा सकता था, लेकिन उसके माता पिता ने शुभम को एक पैर से वो सारे काम करने की प्रेरणा दी जो सामान्य बच्चे कर सकते हैं। शुभम ने भी हार नहीं मानी और एक पैर से शुरू कर दी अपने उन सभी काम करने की शुरुआत जो एक सामान्य आदमी की दिनचर्या में होते हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हम लोग धीरे धीरे हम ही उसको सहयोग देते रहे कि ऐसे करो ऐसे करो करते। उसको पढ़ाई के लिए मैं कॉपी ला के देती थी। छोटे वाले लड़के को भी हम ट्यूशन छोड़ा दिए थे। हम बोल रहे कि तुम उसी को पढ़ाओ। अब उसी को पढ़ाते पढ़ाते वो प्रैक्टिस करते करते वो लिखने लगा, पढ़ने लगा। छोटे भाई को पढ़ाने शुरू कर दिया, घर में बैठा था। हॉस्पिटल से आया तो क्या करता था ये? हॉस्पिटल से आया तो उसका तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था ना, 2 साल तक तो चल ही रहा था, तो जख्म ही था ही। उसके बाद वो थोड़ा सा अब चलने के लिए खोज रहे थे, तो एक कमरे से वो कमरे थोड़ा 2-4 कदम ऐसे ही कर करके उसको सिखाए और अभी कर रहा है। पता नहीं भगवान उसको कहाँ से हिम्मत दिया, क्या किया। क्या सब कर लेता है अभी? अभी वो खाना खा लेता है, पर लिखता है, पढ़ता है, टीवी वगैरह, मोबाइल, लैपटॉप सब चलाता है।
वो यहाँ तक कि अपना बनियान भी खोल लेता है, पैंट भी खोल लेता है। अच्छा, कपड़े भी खुद से चेंज कर लेता है? चेंज पहन तो नहीं पाता है, खोल लेता है। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो भी जिंदा जी रहा है। उसमें हिम्मत, पहले हॉस्पिटल में ही हम लोग रोते थे तो वही हिम्मत देता था कि मम्मी जो हो गया सो हो गया, आप क्यों रो रहे हैं। वो ले जा रहे थे हॉस्पिटल दीनदयाल, तो वो ड्राइवर को बोल रहा था कि ड्राइवर अंकल मेरी मम्मी बेहोश पड़ी है, पहले उनको होश कराइए, मर जाएगी मेरी मम्मी। उसको वो करंट लगने के बाद आधा घंटा तक भी बेहोश हो नहीं रहा है, 10-20 मिनट में होश आ गया है उसको। काफ़ी जगह जाता है वो, मतलब काफ़ी कंपटीशन में जीत के आया है। एक दोनों पैर, मतलब दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी वो माँ बाप के लिए इतना कुछ कर रहा है। कहाँ कहाँ गया है ये अभी तक? इंडोनेशिया गया, ये विज्ञान भवन गया है, अक्षय प्रतिष्ठान गया है। इंडोनेशिया गया था ये? हाँ, इंडोनेशिया गया था। कलकत्ता भी गया था? कलकत्ता गया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। समय बढ़ता गया और धीरे धीरे शुभम ने अपने एक ही पैर से खाना पीना, लिखना और सभी काम वो करने लगा। बढ़ते आत्मविश्वास ने शुभम के अंदर स्कूल जाने की ललक भी जगाई और उसके परिजनों ने उसे कड़कड़डूमा स्थित अमर ज्योति स्कूल में उसका दाखिला भी करवाया। इसके साथ ही इसी वर्ष अक्टूबर में इंडोनेशिया में विकलांगों के ग्लोबल आईटी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इसमें 13 देशों के 220 से ज्यादा बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें से भारत के 4 बच्चों में शुभम का भी नाम था। शुभम ने न सिर्फ इस प्रतियोगिता में भाग लिया बल्कि इस प्रतियोगिता को जीता भी। उसे मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला था। शुभम इसके अलावा भारत में कई क्विज प्रतियोगिताओं में भाग भी ले चुका है। इसके साथ इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में भी वो काफी मेडल बटोर चुका है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हर एक यहाँ के करीब करीब दिल्ली में जितने सारे कंपटीशन होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है और अच्छा रैंक के साथ साथ मेडल भी जीत करके लाया है। रिसेंट में ये ग्लोबल आईटी चैलेंज इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया, मेडल जीत करके लाया है। जबकि इंडिया से 4 बच्चे गए थे, उसमें ये मेडल जीत करके लाए। इंडिया गवर्नमेंट ने भी इनको बुला करके एक सर्टिफिकेट दिए, आश्वासन सर्टिफिकेट, जो कि हमारे देश के बच्चों ने वहाँ से जीत करके लाए हैं। अभी 21 अक्टूबर को कलकत्ता में टेलीग्राफ स्कूल अवार्ड में इनको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। वहाँ उन्होंने काफ़ी सम्मान दे करके एक सर्टिफिकेट भी दिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार न मानने वाले शुभम के कई सपने हैं। दरअसल शुभम बड़ा होकर आईटी क्षेत्र में काम करना चाहता है और खाली समय में उसे जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ना भी पसंद है। हालांकि शुभम का कहना है कि अब उसे अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं दिखाई देती। वो अपने आप को हर काम में सक्षम पाता है। शुभम का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके कारण ही वो अपने आप को विकलांग होने के बावजूद भी विकलांग महसूस नहीं करता। जो इंसान कभी भी अपनी परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता, वही आगे चलकर एक कामयाब इंसान कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया।
बताया जा रहा है कि शन्नी कुमार, जो कि मेरठ का रहने वाला है, वो अपने रिश्तेदार की शादी में मयूर विहार आया था। शादी की बारात निकली जिसमें सभी झूम रहे थे। तभी सामने से एक और बारात निकल रही थी, जिसे देखने के लिए शन्नी वहां रुक गया और फिर तभी पटाखों के बीच फायरिंग शुरू हो गई और गोली शन्नी के पैर में आ लगी। शन्नी के पैर से खून निकलने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद सगे संबंधियों ने तुरंत ही उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर शन्नी का इलाज किया गया। हालांकि घायल युवक की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो बारात आई हुई थी। दूसरी साइड जो ये वाली बारात जिसमें हम आए थे थोड़ी हल्की सी होती, और दूसरी बारात जो को काफ़ी पावरफुल थी, उसे देख रहे थे हम। मतलब काफ़ी होती उसकी डेकोरेशन, तो उसे देख रहे थे। फोटो के बराबर भी खड़ा था। पटाखे उठाके काफ़ी सारे पटाखे, डीजे वगैरह, बैंड वगैरह। फिर पैर में कुछ लगा? फिर मेरे पैर में कुछ लगा तो ब्लड आने लगा। मैंने तभी दीदी ने देख लिया था मेरी, उन्होंने देखने के बाद तुरंत ही जूता निकाला, तो फिर मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर। एक लड़का मिल गया था, वो लेकर बेचारा, वहाँ पे तो कोई बाइक भी नहीं देने के लिए तैयार था, ना कोई गाड़ी, कोई चला। वो हुआ क्या था, उधर से ऐसे बारात जा रही थी। हम यहाँ पे सारे ऐसे खड़े थे, मैं और वो साथ में, और दो इधर खड़े थे, और अचानक से ऐसी पटाखे की आवाज़ आई थी। तो तुरंत वो कहने लगे कि मेरे पैर में कुछ लगा। जैसे जूता निकाला तो तुरंत खून आना स्टार्ट हो गया। वो तो इधर से कार में आ रहे थे, उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूँगा। तो बस अस्पताल में ले गए। वहाँ क्या पता लगा? वहाँ पे पता चला कि गोली लगी हुई है पैर में। जी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। शादी में आखिर किसने गोली चलाई? वहीं दूसरी ओर इस मामले में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि शादियों में बंदूक चलाने की परमिशन आखिर कौन देता है? खैर, गनीमत तो ये रही कि किसी को भी कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूँ विदा। कल मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 या हमारी हेल्पलाइन नंबर 9213130221 पर हमें जानकारी दे सकते हैं।